Good afternoon and welcome to the session on in this World Investor Week 2020 जो कि 23 से 29 नवंबर 2020 पे हो रहा है। ये पूरा हफ्ता निवेशक की जागरूकता के लिए रखा गया है, जिसमें निवेशक जागरूकता उसकी आर्थिक सुरक्षा का रास्ता, ये इसका शीर्षक है। और इसमें मेन जो उद्देश्य है वो है कि अपनी जरूरतों और लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। तो ये एक मैसेज है निवेशकों के लिए कि जिनको ये अपना ध्यान रखना चाहिए। ये विश्व इन्वेस्टर वीक, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक एंड विश्व निवेशक सप्ताह में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं। मैं आशीष बसीन, सीनियर मैनेजर एनसीडीएक्स, अपने सभी गेस्ट का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो एक ओवरव्यू ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट जो है बेसिकली एक स्नैपशॉट है कि अभी तक जो कमोडिटीज एक्सचेंजेस जो आज हम देख रहे हैं या कमोडिटीज का काम देख रहे हैं वो कैसे इवॉल्व हुआ है। तो 19वीं सदी में इसका सबसे पहला गठन जो हमने देखा वो कॉटन ट्रेड एसोसिएशन जब स्थापित हुई उसके तहत इसमें सबसे पहले कारोबार शुरू हुआ था। फिर उसके उपरांत दूसरी कमोडिटी जैसे कि तिलहन और रॉ जूट, इसमें 1910 से लेकर 1930 के बीच में इसमें कारोबार हुआ। फिर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन 1953 में गठित की गई, स्पेशली कमोडिटीज को रेगुलेट करने के लिए। और 20वीं सदी में आते आते हमने देखा कि इसके अंदर ऑफ एंड ऑन काफी बार बैन्स लगे और हटे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में इसका विस्तार किया, जो फिर उसके बाद हमने देखा 2003 में कई सारी नेशनल मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टार्ट हो गई, जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। 2015 सितंबर में जो सेबी है यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने अपना कारोबार संभाला और एफएमसी का विलय सेबी में हो गया। सिर्फ सेबी है जो अब पूरी एक्सचेंजेस को इंडिया की रेगुलेट करती है। ये स्ट्रक्चर है कमोडिटी एक्सचेंजेस का। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जिसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है और जिसके अंडर ही सेबी आता है। तो सेबी के आने के बाद अब सारी जो एक्सचेंजेस हैं उनको एक ही रेगुलेटर है, सेबी। तो इंडिया में जैसे अभी 5 एक्सचेंजेस हैं, उनका सबका रेगुलेशन सेबी ही करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विद स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सपोर्ट। तो 2015 सितंबर में जब सेबी ने टेक ओवर किया एज अ रेगुलेटर, तो जून 2017 में हमने देखा कि उन्होंने कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस को अलाउ कर दिया कि ऑप्शंस भी आ सकती हैं कमोडिटीज में। वहीं सितंबर 2017 में उन्होंने कमोडिटी और इक्विटी आर्म को इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ कर दिया। उसी समय बैंक सब्सिडरीज को भी अलाउ हो गया कि वो कमोडिटी के जो डेरिवेटिव्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बैंक्स को अलाउ किया कि दे कैन पार्टिसिपेट एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। तो सितंबर 2018 में हमने देखा कि एफपीआई को अलाउ किया कि वो जो भी एक्सपोजर हमारी कमोडिटी एक्सचेंजेस में ले रहे हैं उतना पार्ट वो हेज कर सकते हैं एक्सचेंजेस पे, कमोडिटी एक्सचेंजेस पे। सिमिलरली मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स, उनको भी अलाउ कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। और सबसे रिसेंटली अभी हमने देखा जून 2019 में कि अभी जैसे इक्विटीज में इंडाइसेस ट्रेड होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसी तरीके से अभी कमोडिटीज में भी अलाउ कर दिया है कि कमोडिटी के इंडाइसेस अभी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। ये कुछ लिस्टेड कमोडिटीज हैं जो हमारे एनसीटीएक्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। और ये फर्क है एक कमोडिटी डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, उसके अगेंस्ट में अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें, तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कमोडिटीज जो हैं वो फिजिकल मार्केट से जुड़ी हैं और उनका थोड़ा फिजिकल जैसा रुझान रहता है।
जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर मोस्टली ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड दे आर सेटल्ड इन कैश। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में क्योंकि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है मार्केट्स का, उसीलिए उसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी का वेरिएशन आने का बहुत पॉसिबिलिटी रहता है। जबकि ऐसा कुछ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ डिफरेंसेस वहां एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और होल्डिंग कॉस्ट जो हम बात करते हैं उसमें असेइंग, वेयर हाउसिंग और ये सारी कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। जबकि होल्डिंग कॉस्ट अगर हम कैश डेरिवेटिव्स या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो सिंपली इंटरेस्ट कॉस्ट, बस वो ही आपका पूरा होल्डिंग कॉस्ट रहता है। फिजिकल मार्केट्स क्योंकि अपना जो भी हार्वेस्ट सीजन या ग्रोइंग सीजन के साथ कोइंसाइड करता है, इसीलिए वो सीजनल रहता है। जबकि कैश मार्केट्स थ्रू आउट द ईयर ओपन रहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि मेजरली ये हर प्रोडक्ट का, कमोडिटी का एक साइकिल रहता है और वो साइकिल जनरली अपना फंडामेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए इसके जो फैक्टर्स हैं वो मोस्टली फंडामेंटल हैं। और जो हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो उनके अंदर ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है एंटिटी का, टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है, इनका भी काफी हद तक एक इम्पैक्ट रहता है। तो अभी हम बात करते हैं कि कमोडिटीज, जैसे हम एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं तो उनके अंदर मेजर रिस्क क्या रहते हैं। सबसे पहला रिस्क एग्रीकल्चरल सेक्टर में रहता है प्रोडक्शन रिस्क का, क्योंकि ये खेती से जुड़ा है। और खेती ज्यादातर हमने देखा है कि वेदर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, और हमारे यहाँ पे मॉनसून एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। तो उसके चलते क्रॉप यील्ड्स में वेरिएशन, लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस, ये सब मतलब एक तरीके का एक रिस्क है जिसको हम प्रोडक्शन रिस्क कहते हैं। और मार्केट में उतार चढ़ाव, ये एक मार्केट रिस्क भी रहता है। फाइनेंशियल रिस्क रहता है कि हमारी एबिलिटी या काउंटर पार्टी की एबिलिटी, उस जो भी ऑब्लिगेशन आएगी, क्या उससे मतलब हमारे को कोई प्रॉब्लम होगा, ये भी एक फाइनेंशियल रिस्क है जो हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। उसके अलावा लीगल एंड एनवायरनमेंट रिस्क, जो हम देखते हैं कभी ना कभी कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कुछ लीगल ऐसे केसेस या लीगल ऐसे रिस्क हम फेस करते हैं, तो ये सब भी एक एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ये सारे रिस्क। और फाइनली ह्यूमन रिसोर्स का रिस्क, कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि एग्री सेक्टर इज लार्जली लेबर इंटेंसिव। तो इसमें फैमिली और एम्प्लॉयज रहेंगे लेबर प्रोवाइड करने के लिए या मैनेजमेंट के लिए, तो ये एक क्वेश्चनेबल रहता है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिस्क है। और ये हम एक ग्राफ है जिसमें हम दर्शा रहे हैं कि जो मेजर कमोडिटीज हैं उनकी वॉलेटिलिटी क्या रही है पिछले 10 साल में। तो आप देख सकते हैं काफी वॉलेटाइल रहती हैं कमोडिटीज, और औसतन हमने देखा है जो वॉलेटिलिटी है वो 20 से 30% एनुअलाइज रहती है। क्योंकि ये एक किसी भी प्रोडक्ट के लिए काफी हद तक एक रिस्क है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा मूव करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, जैसे अभी आज हमारे पास कमोडिटी डेरिवेटिव्स में जो अवेलेबल हैं वो फ्यूचर्स हैं, ऑप्शन इन गुड्स हैं और इंडाइसेस हैं। तो ये तीन मेजर डेरिवेटिव्स हैं जो हमारे पास आज ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। हम्म, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कृपया अपना चैट बॉक्स में Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। So what is an exchange traded commodity futures contract? So a commodity traded commodity derivative, an exchange traded commodity derivative contract is any contract that is offered on a regulated platform and executable between two parties, where both parties are agreeing to buy or sell a particular commodity of a specific quantity, and that too at a predetermined price at a future date. तो ये कुछ की एलिमेंट्स हैं जो डिफाइन करता है एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर की एलिमेंट्स रहते हैं, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज रहता है, मार्जिन रहता है, मार्क टू मार्केट रहता है, ओआई रहता है, बेसिस, डिलीवरी और एक्सपायरी।
तो ये क्रिटिकल कुछ एलिमेंट्स रहते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है एग्रीडेक्स, जो कि इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स है, जो हाल ही में एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें जो हम कमोडिटी सिलेक्ट करते हैं उनका एक साइंटिफिक मेथड है, एक कैपिंग है, रीबैलेंसिंग है जो हर साल 1 अप्रैल को होती है, और इसका हर महीने 3 दिन का एक रोल ओवर पीरियड रहता है। कमोडिटीज इसमें बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हमेशा हमारी कंसिडर होती हैं इसका हिस्सा बनने के लिए। ये हमारे सेक्टर्स हैं, और एग्रीडेक्स में किसी भी सेक्टर का वेट 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये वेट्स हैं जो 1 अप्रैल को हमने अनाउंस किए थे, और इसमें सबसे ज्यादा वेट अपना सोयाबीन का है, जो कि 18.5% का है। सेकंड नंबर पे चना, और थर्ड नंबर पे आरएम सीड। तो ये एक बार आप स्क्रीन पे गौर करिए, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा जो हमारा एग्रीडेक्स इंडेक्स है उसके अंदर क्रिटिकल कमोडिटीज कौन कौन सी है जिनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडेक्स पे। तो ये रिटर्न एंड वॉलेटिलिटी है फॉर द पीरियड अप्रैल 2016 टू अक्टूबर 2020। इसमें हर महीने में कितना उतार चढ़ाव हुआ है इंडेक्स में, ये इसके माध्यम से हम दर्शा रहे हैं। तो इंडेक्स की अगर हम रिटर्न माने एक महीने की, तो 4.91 है, और एनुअलाइज वॉलिटी 9.9% आ रही है। आपका कोई भी डाउट है, आप कृपया अपना ये Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं एग्रीडेक्स को लेके। तो आगे बढ़ते हैं, और ये इस ग्राफिक से हम ये दर्शा रहे हैं जो हमारा एग्रीडेक्स का मूवमेंट रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये इससे ये पता चलता है कि कैसा रहा है एग्रीडेक्स व्हेन वी कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ऑयल सीड्स के साथ इसका काफी अच्छा मूवमेंट देखा गया है। सिमिलरली स्पाइसेस में भी बीच में, अगर हम अप्रैल से जून का अगर पार्ट छोड़ दें, तो अदरवाइज ये काफी अच्छा मूव किया है स्पाइसेस के साथ, कोरिलेशन अच्छा रहा है। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एग्रीडेक्स के, उसका एग्रीडेक्स के साथ कैसा कोरिलेशन रहा है। सबसे ज्यादा कोरिलेशन अगर हम बात करें तो सोयाबीन का रहा है, जिसने हालचाल में काफी मूव भी दिखाई है, और उसके बाद रहा है ग्वारसीड और ग्वारगम का। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिनका कोरिलेशन काफी अच्छा रहा है एग्रीडेक्स के साथ। आजकल हर कोई बंदा बात कर रहा है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन का कैसे हम मैनेज करें। तो ये एग्रीडेक्स इज अ फूड इन्फ्लेशन हेजिंग टूल। तो हम जैसे डेटा देख रहे हैं, इसमें हमने देखा इसका कोरिलेशन भी है इंडेक्स इन्फ्लेशन के साथ।
तो हम सीपीआई या कंज्यूमर फूड की अगर हम बात करें उसके साथ जो इसका कोरिलेशन है तो काफी अच्छा देखा गया है। ये डेटा सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2020 तक का है और ये एग्रीडेक्स वर्सेस जो फूड बास्केट है सीपीआई में उसके साथ इसका कंपैरिजन है। वहीं अगर हम रूरल और अर्बन का देखें तो एग्रीडेक्स का मूवमेंट मोटा मोटी इन लाइन है और डब्ल्यूपीआई के साथ भी इसका ठीक ठीक कोरिलेशन है। और अगर हम दूसरे इंडाइसेस की बात करें तो जैसा कि एक डाइवर्सिफिकेशन वाले टूल में एक उसका सबसे मेजर होना चाहिए एडवांटेज कि इसका कोरिलेशन दूसरे असेट क्लासेस या दूसरे इंडेक्सेस के साथ कम होना चाहिए, जो कि हम एग्रीडेक्स में देख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एनसीडीएक्स एग्रीडेक्स, सबसे पहला कि ये ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर है, इसमें डाइवर्सिफाइड बास्केट है, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क है, कोरिलेशन कम है अदर एसेट क्लासेस के साथ, बेंचमार्क करने में बहुत इफेक्टिव है, रियल टाइम कैलकुलेशन है और ये एनआईसी इंडाइसेस जो कि निफ्टी को मैनेज करता है, सिमिलरली वही संस्था हमारे इंडेक्स को भी मैनेज कर रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इंडेक्स के लिए है वो ये है कि ये कैश सेटल्ड है और इसमें कोई डिलीवरी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये इसके पैरामीटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। इंडेक्स है ये हमारा 500 यूनिट्स का एक लॉट है, कैश सेटल्ड है, 25 पैसे का टिक साइज है, एक टिक में तकरीबन आपका 125 रुपए का प्रॉफिट लॉस है और मार्जिन काफी कम है। अगर हम यही इन्हीं का कंपैरिजन हम जो इसकी अंडरलाइन कमोडिटी से करें तो कंपैरेटिवली इसके अंदर मार्जिन काफी कम लगता है। अब ये कुछ इन्वेस्टर गाइडलाइंस हैं जो एक जागरूक इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए। तो आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिए। सो एग्रीडेक्स को लेके आपके कोई डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं Q&A सेक्शन में। एक हमारा जो देखते हैं कि कुछ डब्बा ट्रेडिंग कह के कुछ इलीगल ट्रेड होता है एक्सचेंज के बाहर, तो आप सबको बता दें ये काफी रिस्की है और इलीगल है, तो स्टे अवे फ्रॉम डब्बा ट्रेडिंग। तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के आपके जो फायदे हैं कि जो ट्रेडिंग होती है वो रेगुलेटेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे रहती है, वहीं डब्बा के केस में ये ऑपरेटर की बुक्स में ही होती है।
एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, जबकि ऑपरेटर ही उसकी सेटलमेंट और डिलीवरी, जो भी डिलीवरी तो खैर होती नहीं, बट जो सेटलमेंट है उसको वो कंट्रोल करता है। डेली मार्क टू मार्क सेटलमेंट रहता है इधर, मेंबर को डिटेल कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेशन का प्रोसेस रहता है, और एक्सचेंज हर सेटलमेंट की गारंटी लेता है, जो कि इन सारे में से कुछ भी आपको डब्बा ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं मिलेगा। और सारी एक्सचेंजेस के जो भी आपके कुछ कंसर्न रहते हैं एक इन्वेस्टर के, तो उसके लिए एक इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल करके एक फोरम है, जिसमें आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है या आपको कोई ग्रीवॉन्स है तो वो आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दैट। एज आई कैन सी देयर आर नो फर्दर क्वेश्चन, तो मैं अपने सारी ऑडियंस का धन्यवाद करता हूँ, और इस निवेशक जागरूकता सप्ताह में जुड़ने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी सेशन ऐसे होते रहेंगे और इनमें आप अपना कीमती समय जो है वो देते रहेंगे। तो थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू।